हेलो एंड वेलकम टू प्रेप गाइड एजुकेशन। मैं हूं विनोद शर्मा और आपका प्रेप गाइड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस टेंस। इससे पहले मैंने टेंस का 2 इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया। तो टेंस के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया। टेंस क्या होता है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और प्रत्येक टाइप में कितने डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, कौन सा वर्ब का फॉर्म कौन सा टेंस बताने का काम करता है। इज एम आर के बाद हम लोग मेन वर्ब को किस फॉर्म में रखते हैं, हैव हैज हैड के बाद हम लोग मेन वर्ब को किस फॉर्म में रखते हैं, डू डज डिड के बाद आने वाला मेन वर्ब किस फॉर्म में होता है। तो इन सभी बेसिक रूल्स के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया और मैं आशा करता हूं कि अब तक आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में मुझे बेसिक कंसेप्ट आपको बताना था, क्योंकि जब तक आप टेंस के बेसिक के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको एडवांस वाला टेंस आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वीडियो था, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप टेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 मिनट में हम बहुत अच्छे तरीके से बोल करके टेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरीके से फिर आप कभी भी टेंस के बेसिक कंसेप्ट को नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो फिर आपको एडवांस टेंस आना चाहिए, क्योंकि एडवांस टेंस में हम लोग टेंसेस के यूजेस के बारे में जानेंगे। पहले वाले वीडियो में मैंने केवल रूल्स के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन एडवांस टेंस में क्या होगा ना, जितने भी इंपॉर्टेंट टेंस है सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट यूजेस है उसके बारे में मैं बताऊंगा, यानी जिस यूजेस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, किस किस सिचुएशन में हम करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं एडवांस टेंस में। तो एडवांस टेंस के अंदर आज हम लोग जानेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, किस किस सिचुएशन पे करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। हम टेंस को किससे पहचानते हैं, टेंस को हम वर्ब के फॉर्म से पहचानते हैं। ठीक है, वैसे आपको सिखाया गया होगा कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है। लेकिन ज़रा ध्यान से समझो आप इस बात को, क्या एग्जाम में आपको हिंदी में लिख करके सेंटेंस देगा क्या आप ट्रांसलेशन खेलने वाले हो क्या, नहीं ना। तो यहाँ पर आपको वर्ब के फॉर्म से पहचानना, वर्ब के फॉर्म ही हमें बताता है कि कोई भी दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका क्या है, हमारा मेन वर्ब क्या होगा, हमारा मेन वर्ब V1 के या V5 के फॉर्म में होगा। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो क्या मिलेगा, डू मिलेगा। और डू भी क्या, देखो एक बार V1 के रूप में डू मिलेगा और V5 के रूप में डज मिलेगा। तो अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब अगर आपको V1 के फॉर्म में मिलता है, V5 के फॉर्म में मिलता है, V5 जिसमें एस या ईएस लगा होता है, ठीक है, या फिर आपको हेल्पिंग वर्ब में डू या डज मिले, तो समझ लेना कि दिया हुआ सेंटेंस जो हमारा है ना, दिया हुआ सेंटेंस का जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब मैं इसके यूजेस के बारे में आपको बताता हूँ कि इसके यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो हमारा यूज है ना, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं परमानेंट एक्शन, ठीक है, या हैबिचुअल एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन बताने के लिए। यानी कोई भी ऐसी घटना, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो कि परमानेंट हो, ठीक है, जो कि परमानेंट हो। परमानेंट का मतलब जो कल भी होता था, आज भी होता है, आने वाला टाइम में भी होता रहेगा। या फिर हैबिचुअल एक्शन, हैबिट भी क्या होता है, हैबिट एक तरह से परमानेंट एक्शन ही होता है। ठीक है, किसी के अगर हैबिचुअल यानी आदत बताना हो तो भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंट एक्शन। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब भी होता है कोई भी काम जब बार बार होता हो, जो काम रेगुलरली होता हो। ठीक है, जैसे रमेश स्कूल जाता है ना, रमेश हर दिन स्कूल जाता है। मुकेश हर फ्राइडे को सिनेमा जाता है। तो हर फ्राइडे को मतलब जाना क्या हो गया, हर फ्राइडे को जाना उसका एक फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। तो फ्रीक्वेंसी 2 टाइप के होते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ठीक है, बारंबारता, यानी काम कितनी बार होता है। तो जब कभी भी कोई ऐसा एक्शन हो जो कि फ्रीक्वेंटली होता, फ्रीक्वेंटली का मतलब आप समझ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंटली का मतलब जो रेगुलर बेसिस पे हो। ठीक है, अब रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी आपका लो फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है और हाई फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि वह हमेशा झूठ बोलता है, तो वह कितनी बार झूठ बोलता है, हमेशा बोलता है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। मैं अगर बोलता हूँ कि वह शायद ही झूठ बोलता है, शायद का मतलब क्या, एक आध बार कभी बोल सकता है, ठीक है, लेकिन ना के बराबर बोलता है, तो ये कैसा फ्रीक्वेंसी हुआ, ये हुआ लो फ्रीक्वेंसी, है ना। अब जैसे कहने का मतलब है मोहित अपना बर्थडे प्रत्येक साल मनाता है।
तो यानी हर एक साल में, यानी हर साल अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता है, तो उसका जो काम होने का जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है। यानी काम हर दिन हो या एक दिन बीच करके हो या हर सप्ताह में हो, हर मंथ में हो, हर साल में हो, लेकिन काम होता तो है ना, काम आपका हमेशा होता है, कोई लो फ्रीक्वेंसी में होता है, कोई हाई फ्रीक्वेंसी में होता है। तो बात आप समझ रही है। फ्रीक्वेंट एक्शन को सीधा आप ऐसे समझ सकते हो जो कि रेगुलर हो, जो कि रिपीटेड हो, है ना। अब रिपीटेड का मतलब है कोई जल्दी जल्दी रिपीट होता हो, कोई गैप ले लेकर के रिपीट होता हो, है ना। तो इस तरीके के एक्शन बताने के लिए जो कि परमानेंट हो, हैबिचुअल हो या फ्रीक्वेंट हो, ऐसे एक्शन बताने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, जैसे इस बात को आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, यानी वह हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तो हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाना क्या है, या तो इसका परमानेंट एक्शन, अरे भाई हर दिन करता है तो कैसा एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, ठीक है। या फिर इसका आदत भी है, यानी सुबह सुबह उसका उठना, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना क्या उसका आदत है ना। और हर दिन होता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी है कि हर दिन होता है। तो बात समझ में आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या, दूसरा एग्जाम्पल है ही गोज टू द सिनेमा एवरी फ्राइडे, यानी हर फ्राइडे को वो सिनेमा जाता है फिल्म देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि एवरी फ्राइडे। एवरी फ्राइडे का मतलब रोज नहीं, इस फ्राइडे को गया फिर अगले फ्राइडे को जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह के जो टाइम दिए हैं, टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है एवरी डे या एवरी फ्राइडे, इससे साफ पता चलता है कि जो टेंस हमारा है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ओके, चलिए अब मैं आपको सेकंड यूज के बारे में बताता हूँ। सेकंड यूज क्या है, आई होप कि आपको ये वाला यूज आपको समझ में आ गया। लेकिन सेकंड यूज को बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक का हो, चाहे कॉमन एरर का हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन देना पसंद करूंगा, ठीक है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, ही डैश मिस्टेक्स, ही डैश मिस्टेक्स। अब ये सेंटेंस है, ठीक है, और इस सेंटेंस में एक ब्लैंक है, एक खाली जगह है। इस खाली जगह के लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन देखो बाबू क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है ही इज मेकिंग मिस्टेक, एक तो ऑप्शन हो गया इज मेकिंग। दूसरा ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है मेक्स, ठीक है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है हैज मेड, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है केबल मेड। तो ध्यान देना, यहां पर ऑप्शन जो आपको दिया गया है ये डिफरेंट टेंस में दिया गया है। अगर इज मेकिंग का बात करें तो इज एम आर के साथ जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो क्या ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा? क्या हम पहले वाले ऑप्शन को चुनेंगे, ही इज मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है मेक्स लिखा हुआ है, मेक्स यानी कि सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि V5 है, ठीक है, V5, और V5 हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो क्या यहाँ पर हम कहेंगे ही मेक्स मिस्टेक, या फिर यहाँ पर है हैज मेड। हैज मेड का मतलब हो गया कि परफेक्ट टेंस में है ना, तो क्या हम हैज मेड लगाएंगे, या फिर मेड। मेड का मतलब क्या हुआ, ये V2 है, मेक का V2 है, और V2 का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या हम इस घटना को पास्ट का माने? तो जरा बताओ कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली क्या कहेंगे कि सर चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पक्का आप एग्जाम्पल जो दिए होंगे ना, आप एग्जाम्पल दिए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इस कारण से सर बी होगा, ठीक है, इस कारण से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन बाबू देखो, इस सिचुएशन के वजह से मत समझो कि मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही आंसर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, हर सेंटेंस में, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई तो हिंट होता होगा ना, जिससे हम ये समझने का काम करते हैं, जिससे हम ये पकड़ने का काम करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बिना हिंट का प्रॉब्लम कैसे पकड़ोगे? क्या इस सेंटेंस में कहीं भी ऐसा टाइम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिससे आप डेफिनेटली 100% कह सकते हैं कि जो सेंटेंस हमारा है, सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, परफेक्ट में होगा, या पास्ट में होगा? तो यहाँ पर बाबू कोई भी टाइम का एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है। टाइम का एक्सप्रेशन ही टेंस बताने का काम करता है। जैसे कि ऊपर का एग्जाम्पल में हमने लिखा, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है एवरीडे, ठीक है, एवरीडे।
तो एवरीडे से हमें पता चल गया कि काम, ये टाइम क्या है, टाइम आपका फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, यानी काम रेगुलर बेसिस पे होता है। यहाँ भी हमारा हो गया, टाइम एक्सप्रेशन मिल गया। तो इस टाइम एक्सप्रेशन से हम समझ गए हैं कि यहाँ पर कौन सा टेंस का इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखो कहीं भी सेंटेंस में कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, तो ऐसे स्थिति में कोई भी लगा दो, आंसर सही हो जाएगा। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाओ तो भी सही, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नेक्स्ट लगाओ तो भी सही, आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ हैज मेड तो भी सही, आप अगर मेड लगाते हो तो भी सही। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी चल सकता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी टाइम एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है। यही तो टेंस का खासियत है कि जब तक आपको टाइम एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, आप कैसे डिसाइड करोगे किसी भी सेंटेंस का टेंस। बात समझ में आ रही है? तो इसी कारण से अगर आप इमोशनली सोचोगे, सब्जेक्टिवली सोचोगे, तो आप कुछ भी लगा दोगे, जो आपको दिल कहेगा वही लगा दोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही करते हो आप हमेशा, तभी आपका हमेशा, आप तो सोचते हैं कि हम तो एग्जाम में इंग्लिश के पेपर को बहुत अच्छा से दिया, लेकिन फिर भी आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप अपने इमोशन से चलते हो। ठीक है, आप एक वजह ढूंढो ना, आपके आंसर के पीछे एक रीजन होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। तो कहीं भी यहाँ पर कोई भी टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भी ऐसा हिंट नहीं जिससे हम डिसाइड कर पाए कि टेंस हमारा कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी तो कोई हो सकता है, और वास्तव में ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दिए भी नहीं जाते हैं। देखो, क्योंकि इसका सभी आंसर हो सकता है। इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए कि ऑल ऑफ द अबव, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं है जिससे हम ये डिसाइड कर पाए। तो ध्यान दीजिएगा, अभी ये क्वेश्चन वास्तव में सही क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही सही नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी टाइम का हिंट नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको टेस्ट करने के लिए दिया था कि आप क्या लगाते हो। ठीक है, तो चलिए, अब आपको पता चल गया होगा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो सबसे पहले आप सेंटेंस को हिंदी करने का कोशिश मत करना, इसी में टाइम आपका बर्बाद होता है। ठीक है, आपको चेक करना है सेंटेंस में कहाँ पर टाइम का हिंट है, टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसी से आप तुरंत पकड़ पाओगे कि आपके सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कैसे हमको सुधारना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस सेंटेंस में कोई टाइम एक्सप्रेशन मिल जाए, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक कोई टाइम एक्सप्रेशन हम दे देते हैं, जैसे ही, और यहाँ पर हमने लिख दिया ऑफन। ठीक है, तो ही ऑफन डैश मिस्टेक्स। तो ध्यान देना, ऑफन का मतलब क्या होता है? ऑफन का मतलब होता है, ठीक है, ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, यानी लगभग वो हमेशा गलती करता है। तो हमेशा का सेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंट हो गया, या फिर उसका आदत हो गया। तो इससे हम समझ गए, ऑफन ने हमें हिंट दे दिया कि अब टेंस हमारा क्या होने वाला है। ऑफन से हमें हिंट के बारे में पता चल गया कि टेंस हमारा क्या होने वाला है। तो अब हम 100% कह सकते हैं कि इस सेंटेंस का जो टेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और हम क्या करेंगे? ऑप्शन बी को यहाँ पर पिक करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, बिना कोई हिंट का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है, तब तक जब हिंट देगा ही नहीं तो क्वेश्चन लॉजिकल नहीं होगा, उस क्वेश्चन पे विवाद हो सकता है। हर प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छुपा होता है, बस आपको उसको देखने की जरूरत होता है। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, कोई भी हिंट नहीं दिख रहा था, इसलिए क्या हो सकता था? किसी भी सिचुएशन में कोई भी टेंस हो सकता था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एक टाइम एक्सप्रेशन देखा, इससे ये फिक्स हो गया कि टेंस हमारा क्या होने वाला है। बात समझ में आई? तो चलिए, अब मैं आपके लिए वैसे टाइम एक्सप्रेशन का एक लिस्ट बना देता हूँ जिसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं। तो ये है वे हिंट्स या फिर वे टाइम एक्सप्रेशन जो आपको हेल्प करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करने में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हिंट्स मैं आपके लिए लिख दिया हूँ, मतलब एक लिस्ट बना दिया हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी ये सारा हिंट्स, आपको कोई भी एक हिंट अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा, तो आप समझ जाना कि सेंटेंस जो हमारा होगा ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो देखो इस लिस्ट में क्या क्या टाइम एक्सप्रेशन है, क्या क्या हिंट है। सबसे पहली बात है कि एवरी, ठीक है, एवरी के साथ डे लगा हुआ मिल जाए, एवरी के साथ डे लगा हुआ मिल जाए, एवरी के साथ वीक लगा हुआ मिल जाए, मंथ लगा हुआ मिल जाए, ईयर मिल जाए, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, या फिर यूजुअली, है ना, यूजुअली, नॉर्मली, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, नेचुरली, डेली, ओकेजनली, व्हेनेवर, ऑफन, etc। तो अगर इनमें से कोई भी एक टाइम एक्सप्रेशन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेंटेंस में देखने को मिल जाए, तो समझ लेना कि वहाँ का जो टेंस होगा ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और ये मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाया हूँ, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप
नहीं समझोगे ध्यान से, इस चीज़ को अगर आप अपने दिमाग में सेट नहीं करोगे तो यकीन मानो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन आप कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर इतना जो मैंने लिस्ट लिखा है अगर इसको बढ़िया ध्यान से आपने समझ लिया तो समझ लेना कि आपका जो टेंस का क्वेश्चन है ना देखते ही सॉल्व होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट मैं आपके लिए लिखवाया हूँ। ओके, तो बात समझ में आ रही है। तो अब मैं हिंट को समझाने के लिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि कोई भी बातें हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया जो कि कॉमन एरर के फॉर्मेट में, इसी तरीके से कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक सेंटेंस हमारा यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ही सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है, टेंस से रिलेटेड क्या गलती है। तो देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज़ यूजुअली राइटिंग आर्टिकल्स फॉर द हिंदू। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर होगा। अगर कहीं भी कोई एरर नहीं है तो आपका फाइनल आंसर होगा नो एरर, यानी कि ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पर क्या एरर है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को जब क्वेश्चन मिलता है इंग्लिश में, है ना, तो सबसे पहले उसको हिंदी करने लगते हैं, यानी पहले हिंदी और इंग्लिश का खेल खेलना शुरू करते हैं। इसी में टाइम आपका व्यर्थ होता है, टाइम आपका बर्बाद होता है। आपको पता होना चाहिए कि टाइम हमें एग्जामिनेशन में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप सही तरीके से अगर आप इंग्लिश पढ़ो ना तो एक क्वेश्चन को आप इंग्लिश के एक क्वेश्चन को 5 to 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। और यही आपका एक सब्जेक्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो आपका समय बचा करके देता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, मीनिंग को समझना है और साथ ही साथ आपको हिंट को देखना है। अगर हिंट पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन आपका और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैंने जो अभी लिस्ट में लिखवाया था, जो टाइम एक्सप्रेशन अभी मैंने लिस्ट में लिखवाया था, जो हिंट मैंने आपको लिखवाया था, क्या उसमें से कोई एक भी आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में? तो बिल्कुल आप कहेंगे सर जी मैं बिल्कुल देख सकता हूँ, यूजुअली यहाँ पर है। तो कहीं भी किसी सेंटेंस में अगर हमें यूजुअली दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या ईज है ना, और हम जानते हैं कि ईज एम आर के साथ अगर हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाए यानी कि V4 लगाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस टेंस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जबकि यूजुअली ये अलाउ नहीं करता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहाँ से देखो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ईज हटाना पड़ेगा और यहाँ से राइटिंग हटाना पड़ेगा, यानी राइटिंग का जो वर्ब का फॉर्म है ना गलत है। ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 या तो V5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या ही है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर राइटिंग ना लिख करके क्या लिखना पड़ेगा, राइट्स लिखना पड़ेगा। ही यूजुअली राइट्स आर्टिकल्स फॉर द हिंदू, यानी आमतौर पे क्या करता है वो आर्टिकल्स लिखता है द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पर था, प्रॉब्लम ए पार्ट में था। चलो अब मैं यहाँ पर सेकंड सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, मुझे देखकर बताओ क्या ये सेंटेंस सही है, क्या इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करो हिंट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर द हिंट। अगर आप हिंट को सबसे पहले ध्यान देते हो तो यकीन मानना कि आपका क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होगा। तो क्या जो मैंने अभी हिंट लिखवाए थे कोई भी हिंट आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हो। आप कहोगे सर ऑफन हमें दिखाई दिया, तो ऑफन से भी हमें पता चलता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। जबकि ये सेंटेंस अगेन फिर क्या लिखा हुआ, कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ। तो इसे सही कैसे करेंगे, इसे सही कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस एम को हटाएंगे। ठीक है, और गोइंग के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, गोइंग के जगह पे हमें गो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आसानी से आपने केवल हिंट को देखा, यहाँ पर यूजुअली देखा, यहाँ ऑफन देखा और आपने डिसाइड कर लिया। तो यकीन मानो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बिना हिंट का नहीं होता है। आपको कुल मिलाकर हिंट पे ध्यान देना है। अगर हिंट पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, और जो भी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, जब आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होने लगोगे तब आप कहोगे नहीं सर हमें ठीक बोल रहे थे कि हमें किस तरीके से टेंस पढ़ना चाहिए था, हमें किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया कि हिंट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो हिंट लिखवाया, ठीक है, और यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन दिया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना वो इसी पॉइंट से पूछा जाता है। यही क्वेश्चन समझ लो कि 50% आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम कर देगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेक्स्ट यूजेस के बारे में अगर बात करें तो इससे पहले तो हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम करते हैं परमानेंट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, कोई भी रेगुलर एक्शन हो या फिर फ्रीक्वेंट एक्शन हो। उसके बाद जो हमारा सेकंड यूज़ है कोई भी फैक्ट बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी आपको किसी फैक्ट के बारे में बताना हो ना, फैक्ट हमेशा परमानेंट होता है। आप इसको बहुत ही
थोड़े शब्दों में समझो, फैक्ट कैसा होता है, फैक्ट हमेशा परमानेंट होता है। तो जब कभी भी आपको अगर फैक्ट बताना हो अपने सेंटेंस के माध्यम से, अगर आपको फैक्ट बताना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो फैक्ट, भाई फैक्ट कैसा कैसा हो सकता है, फैक्ट आपका यूनिवर्सल हो सकता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो सबको पता हो, जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, है ना, जिसको पहले से प्रूव किया गया है। और यूनिवर्सल का मतलब, सिंपल से यूनिवर्सल का मतलब होता है जो रिलेटेड टू ऑल है, यानी जो सबसे रिलेटेड है, जो सबको पता है और सब पे लागू होता है, ठीक है। साइंटिफिक, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी बताना हो, कोई भी चीज़ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो, तो साइंटिफिक फैक्ट बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। कोई भी जनरल फैक्ट, ठीक है। यानी सिंपल सा आप इतना जान लो, आप इतना रटने का कोशिश मत करो कि यूनिवर्सल, साइंटिफिक और जनरल, आप बस इतना रट लो, ठीक है, या इतना समझ लो, रटो मत, समझ लो। कभी भी आपको फैक्ट बताना हो ना, फैक्ट, तो फैक्ट बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि फैक्ट हमेशा क्या होता है, परमानेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम इस बात को एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। वाटर जब भी बॉयल करता है तो कितने डिग्री पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे बॉयल करता है। क्या इस सेंटेंस को हम अदर टेंस में लिख सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर वाज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर हैज़ बॉइल्ड। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा दूसरा कोई टेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल भी वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होता था, आज भी होता है और आने वाला टाइम में भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। ये चूंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा दूसरा कोई टेंस लिखोगे तो गलत हो जाएगा, या फिर आपको अगर दूसरा टेंस लिखा हुआ मिलता है तो समझ लेना कि वहीं पर एरर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सबको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, सूरज पूरब में उगता है, ये भी सबको पता है। तो ये सब यूनिवर्सल फैक्ट है। कुल मिलाकर अगर आपको फैक्ट बताना है तो आप किस टेंस का यूज़ करेंगे, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद जो हमारा थर्ड यूज़ है, कभी भी आपको अगर कोई प्रोवर्ब बताना हो, प्रोवर्ब का मतलब होता है लोकोक्ति, कहावत, ठीक है। तो कभी भी आपको प्रोवर्ब बताना हो तो प्रोवर्ब में भी जो सेंटेंस, प्रोवर्ब के जो सेंटेंस होते हैं ना, वहाँ भी टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, है ना, तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव का मतलब क्या हुआ कि भाग्य भी जो है वो बहादुरों का ही साथ देता है। जो बहादुर होते हैं, जो रिस्क लेते हैं, किस्मत भी उसी का साथ देते हैं। तो यहाँ पर क्या एक कहावत है ना, क्या ये कहावत को आप पहली बार सुन रहे हो कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती? नहीं ना, ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है ना, हम लोग बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने। तो ये क्या है, एक लोकोक्ति है, एक प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब के जो सेंटेंस होता है ना, उसका जो टेंस होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पर फेवर्स लिखा हुआ है, फेवर्स देखो हमारा वर्ब है, यानी कि V5 है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप दूसरा टेंस लिख ही नहीं सकते हो, वरना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। तो आइए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो फोर्थ जो हमारा यूज़ है वो क्या है, प्रीफिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर के कोई भी एक्शन जो कि पहले से फिक्स है, तो वैसे एक्शन बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे सर फ्यूचर को बताने के लिए तो अलग से टेंस तो है ही हमारा, जिसमें हम शैल विल लगाते हैं, उसके बाद V1 लगाते हैं। लेकिन ध्यान देना, फ्यूचर बताने के कई तरीके होते हैं। आगे आगे देखो अभी होता क्या है, ठीक है। फ्यूचर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी बताते हैं, फ्यूचर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बताते हैं, फ्यूचर हम शैल विल के साथ भी बताते हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग टाइप का फ्यूचर है। जब हम शैल विल से फ्यूचर बताते हैं तो उसे हम प्योर फ्यूचर कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इमेजिनेशन पर आधारित होता है, हमारे मान लेने पर आधारित होता है, जो कि सपोजिशन पर आधारित होता है। जैसे कल वर्षा होगी तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केवल हम केवल सपोज कर रहे हैं, इट विल रेन टुमारो, ठीक है। लेकिन कोई भी भविष्य का कोई भी घटना, कोई भी एक्शन जिसे हम फिक्स कर सकते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल है, हम प्रेजेंट में उसे डिसाइड कर सकते हैं, उसका टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं, तो वो भले ही एक्शन फ्यूचर का होता है, लेकिन हम लिखते कहाँ पर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, यानी कि V1 V5 हम लोग उसमें वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे देखो प्रीफिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM टुमारो। तो मीटिंग जो है ना कल शुरुआत, मीटिंग का शुरुआत कब होगा, मीटिंग का शुरुआत कल होगा।
तो कल कैसा टाइम है, कल तो भाई फ्यूचर का टाइम है, तो कायदे से हमें शैल विल लिखना चाहिए था, द मीटिंग विल स्टार्ट, है ना, स्टार्ट्स की जगह पे विल स्टार्ट होना चाहिए था। लेकिन जरा मुझे बताओ, मीटिंग क्या अचानक से कल ही मीटिंग होगा, कल ही उसका डिसीजन लिया जाएगा, टाइमिंग क्या कि मीटिंग को कब करना है? तो सेंटेंस का सेंस क्या है? सेंटेंस ये बता रहा है कि भले ही मीटिंग कल होगा लेकिन उसका जो टाइमिंग है ना वो आज के दिन में ही फिक्स कर लिया गया है। यानी कि अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया प्रीफिक्स टैक्सन ऑफ फ्यूचर। तो प्रीफिक्स टैक्सन ऑफ फ्यूचर हो गया, मतलब टाइम पहले से फिक्स हो चुका है। तो इसमें हम शैल विल का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें हमारा टेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि V1 या V5। तो इस कारण से यहाँ पर क्या लिखा गया, इस कारण से यहाँ पर V5 लिखा गया, यानी स्टार्ट्स लिखा गया। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM टुमारो। ओके, उसके बाद क्या है, कभी भी हम किसी तरीके का टाइम टेबल बताते हैं, टाइम टेबल यानी कि शेड्यूल बताते हैं, रूटीन बताते हैं, है ना, तो भी हम किस टेंस का यूज़ करते हैं, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, द लास्ट ट्रेन लीव्स एट 10 PM, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी स्टेशन से, है ना, जो ट्रेन का जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, जिसमें जो लास्ट ट्रेन है यानी उस स्टेशन से जो आखिरी ट्रेन जो खुलती है वो कितने बजे खुलती है, 10 बजे खुलती है ना। द लास्ट ट्रेन लीव्स एट 10 PM। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हो इसका टेंस क्या हो गया, V5, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी टाइम टेबल बताने के लिए भी, जैसे द ऑफिस ओपन्स एट 10 AM, ठीक है, तो ऑफिस का जो खुलने का समय है ना सुबह में 10 बजे है। तो कहने का मतलब है जब कभी भी आपको टाइम टेबल बताना हो तो भी आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। उसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो, मैं जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट को मैं शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से आ सकता है, लेकिन जिस पॉइंट में मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना है, उससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी किसी भी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का जब हम स्वभाव बताते हैं, उसका बिहेवियर बताते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जब हम उसका पर्सनालिटी बताते हैं, को किस टाइप का है, उसका स्वभाव कैसा है, तो हम लोग इस समय भी, इस सिचुएशन में भी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, सेंटेंस हमने क्या लिखा, सेंटेंस हमने लिखा है स्मोकिंग किल्स। तो स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट है, किल्स हमारा वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर किल्स के जगह पे हम इज किलिंग नहीं लिख सकते हैं, हैज किल्ड नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर किल्ड नहीं लिख सकते हैं, यानी कोई दूसरा टेंस हम कर ही नहीं सकते हैं। स्मोकिंग किल्स यानी कि स्मोकिंग जो है ना, धूम्रपान क्या है, धूम्रपान जानलेवा होता है ना। तो ये कैसा, ये इसका नेगेटिव जो इसका स्वभाव है, क्वालिटी है, क्या है, ये पहले से है ना। तो ये क्या कर रहा है, सेंटेंस स्वभाव बताने का काम कर रहा है। स्मोकिंग का स्वभाव कैसा है कि वो जानलेवा होता है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना, अगला एग्जाम्पल क्या है, अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा मिसोजिनिस्ट के बारे में। मिसोजिनिस्ट हम वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो फीमेल से यानी कि महिलाओं से नफरत करता है, महिलाओं को डिसलाइक करता है, ठीक है, जिसे हम स्त्री द्वेषी कहते हैं। अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। तो यहाँ पर हेट्स की जगह पे आपको एग्जाम में क्या करेगा, कोई दूसरा टेंस का इस्तेमाल कर देगा। हु इज हेटिंग वुमेन, हु हैज हेटेड वुमेन, ठीक है, अलग अलग तरीके का टेंस आपको देकर के आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन आपको हमेशा डटे रहना, आपको समझ जाना है कि हम ये सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, मिसोजिनिस्ट के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका पर्सनालिटी कैसा होता है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर जो हमारा वर्ब है ना, इसे क्या किया गया, V5 के फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में लिखा गया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम आखिरी के दो इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारा 7 नंबर का जो यूज़ होगा ये हम कहाँ पर करते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस में। तो एक चीज़ आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है उस हेडलाइन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। भले ही वो घटना पास्ट का हो, भले ही वो घटना फ्यूचर में होने वाला हो, लेकिन अगर उस बात को अगर न्यूज़ के हेडलाइंस में लिखा जाएगा तो उसे हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अगर आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया तो एक बार जरूर देखिएगा, आप देखोगे कि कोई भी घटना पास्ट में हुआ, यानी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता पास्ट में, लेकिन जब उसको न्यूज़ में देना होगा हेडलाइन में तो क्या लिखेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेंटेंस क्या लिखा, जैसे मानकर चलो, एज्यूम करो कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपका न्यूज़ के हेडलाइन में लिखा हुआ है, रामनाथ कोविंद टेक्स ओथ एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रामनाथ कोविंद जो है ना, वो इंडिया के
इंडिया के 14वें यानी कि 14th राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो ये कहानी कब का हुआ? पास्ट का हो गया। अरे शपथ ले लिए तो मतलब क्या हो गया? अब ये घटना पास्ट का हो गया। लेकिन अगर इसी को अगर न्यूज़ के हेडलाइन में लिखना होगा तो पता है क्या करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेगा। यानी कि अगर यहाँ पर जो आप टेक्स्ट देख रहे हो ना, यहाँ पर जो आप टेक्स्ट देख रहे हो, अगर यहाँ पर अगर आप टुक लिख दोगे तो न्यूज़ हेडलाइंस में ये चीज़ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा? टेक्स्ट करना होगा। टेक्स्ट हमारा क्या है? V5 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए अब उसके बाद देखो अगला जो मैं आपको आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस पॉइंट पे गौर नहीं किया तो समझ लो कि वास्तव में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं टेंस की बात करूं ना, खास करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो इस पॉइंट से क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये पॉइंट क्या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये यूज़ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझना चाहिए और मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी भी छूटे ना, कभी भी आपको प्रॉब्लम ना दे, है ना, फटाफट आप सॉल्व कर लें। तो देखो पहले पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट क्या है? Such sentences of future as start with a conjunction of time or condition। तो देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर कंजंक्शन का बात हो रहा है। कंजंक्शन का बात हो रहा है तो कंजंक्शन दो वर्ड को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, राइट। ठीक है, दो सेंटेंसेस मतलब क्या? दो क्लाउजेस को। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब दो क्लाउजेस को जोड़ेगा तो किस तरह के कंजंक्शन से जोड़ेगा? ये कंजंक्शन क्या होगा? ये कंजंक्शन या तो टाइम बताने वाला कंजंक्शन होगा या तो कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन होगा। ठीक है, और सेंटेंस देखो कैसा सेंटेंस होगा? सच सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर के सेंटेंसेस जिसका शुरुआत किससे हो? जिसका शुरुआत एज स्टार्ट विथ, जिसका शुरुआत इस तरह के कंजंक्शन से हो। किस तरह के कंजंक्शन? जो टाइम बताए या फिर कंडीशन बताए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो क्लाउज मिलेगा। ठीक है, तो आपको उस क्लाउज पे ध्यान देना है जो क्लाउज आपके इस तरह के कंजंक्शन से शुरू होते हैं। देखो अब एग्जांपल से समझो, कोई भी बात एग्जांपल से हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा एक सेंटेंस, इफ इट विल रेन she will not go out। तो यहां पर आपको क्या समझना? इफ इट विल रेन she will not go out। तो यहां पर आप सेंटेंस में देखना कि सेंटेंस में क्या आपको कंजंक्शन ऑफ कंडीशन या कंजंक्शन ऑफ टाइप दोनों में से कोई मिल रहा है। चलो मैं इसको स्लैश कर देता हूं ताकि ये क्वेश्चन का फॉर्म ले ले। तो जैसे कि मैंने एक यहां पर स्लैश कर दिया, ओके, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये आपका तीन पार्ट में हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए लास्ट में एक नो एरर का ऑप्शन ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, इससे क्वेश्चन बहुत सारा आपको मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे ना तो आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? दो सेंटेंस है, जब कंजंक्शन की बात हुई तो दो सेंटेंस यानी कि दो क्लाउज आपको मिलेगा और ये जुड़ा किससे होगा? ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? या तो कंजंक्शन ऑफ टाइम या तो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। तो क्या आपको दिखाई दिया? देखो यहाँ पर शुरुआत में ही यहाँ पर हमें इफ दिखाई दिया। तो बताओ इफ कैसा कंजंक्शन है? इफ एक ऐसा कंजंक्शन है जो क्या करता है? कंडीशन बताता है, कंडीशन के बारे में बताता है। इफ का मतलब हुआ अगर, मतलब अगर वर्षा होगी तो वह बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, सेंटेंस तो आपको सुनने में क्या लग रहा है? दोनों ही सेंटेंस क्या फ्यूचर में है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आप दोनों ही सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखोगे यानी शैल विल का इस्तेमाल करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जो सेंटेंस इन दो सेंटेंस में से, इन दो क्लाउज में से जिस क्लाउज में हमें कंजंक्शन नहीं मिलेगा वो अपने जगह पे सही है। अगर वहाँ पर शैल या विल मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकंड क्लाउज हमारा क्या है? शी विल नॉट गो आउट। तो क्या इस क्लाउज में आपको इस क्लाउज में आपको कंजंक्शन दिखाई दिया? क्या इसके स्टार्टिंग में आपको कंजंक्शन दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये अपने जगह पे सही है। यहाँ पर अगर आप शैल विल का इस्तेमाल करोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो पहला वाला सेंटेंस क्या है?
इफ इट विल रेन, है ना, केवल इट विल रेन नहीं है, इफ इट विल रेन, यानी कि यहाँ पर इफ दिया हुआ है, कंजंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या पॉइंट में बताया कि अगर इस तरह के कंजंक्शन से स्टार्ट हो तो ये वाला जो क्लाउज होगा, ये वाला जो सेंटेंस होगा, ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि प्रॉब्लम हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, विल को हटाना पड़ेगा और सब्जेक्ट हमारा इट है सिंगुलर, तो रेन को क्या करना पड़ेगा, रेन को करना पड़ेगा रेन्स। बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा करता हूँ ना, मैं आपके लिए एक लिस्ट बना देता हूँ कंजंक्शन ऑफ टाइम का और कंजंक्शन ऑफ कंडीशन का, वही आपका हिंट का काम करेगा। उसी को देख करके आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन से पॉइंट का क्वेश्चन है और कैसे हमें सॉल्व करना है। अब मैं आपको कंजंक्शन ऑफ टाइम और कंजंक्शन ऑफ कंडीशन का लिस्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी जिस तरीके से मैंने आखिरी पॉइंट में बताया कि अगर आपको दो क्लाउज आपको जुड़ा हुआ मिल जाए, ठीक है, दोनों ही क्लाउज का मीनिंग सुनने से क्या लगा कि फ्यूचर का है, यानी दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग क्या, फ्यूचर का है। लेकिन अगर उन दोनों क्लाउज, है ना, दोनों क्लाउज क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम यानी कि व्हेन से, टिल से, अनटिल से, एज सुन एज से, एज लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर से जुड़ा होगा, या फिर कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन जैसे कि इफ, अनलेस या इन केस, या फिर ऑन कंडीशन, इट इज इन, इस तरीके के कंजंक्शन से जुड़ा होगा, तो समझ लेना कि जो सेंटेंस इस तरीके के कंजंक्शन से स्टार्ट होता है उसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उसमें शैल या विल नहीं दिखाई देना चाहिए। हाँ, सेकंड जो हमारा मेन क्लाउज होगा ना, जिसमें ये सारे कंजंक्शन नहीं होंगे, वहाँ पर शैल विल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मॉडल वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपको ये सब मिले, जो सेंटेंस का शुरुआत इससे हो जाए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। और एक तरीके से यही आपको हिंट के रूप में काम करेगा, यही आपको बताएगा, आपको संकेत देगा कि सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है। देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस क्या है, आई विल मीट हिम, ठीक है, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम, ठीक है, नो एरर, मैं उनसे मिलूंगा जब वह आएंगे, मैं उनसे मिलूंगा जब वह आएंगे। तो सेंटेंस आपको क्या लगा, दोनों ही सेंटेंस आपको सुनने में फ्यूचर लगा, बिल्कुल फ्यूचर की ही बात है, जब वो आएगा तभी तो मैं मिलूंगा, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिख दे, दोनों ही सेंटेंस में हम शैल या विल का प्रयोग कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको दोनों ही सेंटेंस में, यानी कि दोनों ही क्लाउज में आपको देखना है कि कौन वाला सेंटेंस, यानी कि कौन वाला क्लाउज आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम या कंजंक्शन ऑफ कंडीशन से शुरू हो रहा है। तो चलिए पहला सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई विल मीट हिम, यहाँ तक सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ से अब हमारा क्या आ गया, व्हेन आ गया, ठीक है। तो आई विल मीट हिम, ये तो हमारा सेंटेंस किसी भी तरीके का कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कंजंक्शन ऑफ टाइम और कंजंक्शन ऑफ कंडीशन से स्टार्ट नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पर विल लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपने जगह पे सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमें कंजंक्शन मिल गया, देखो लिस्ट में मैंने यहाँ पर व्हेन लिखा है कंजंक्शन ऑफ टाइम में, तो यहाँ पर हमें व्हेन मिल गया। तो अब हमें चेक करना है कि इसके बाद वाला जो क्लाउज होगा, यानी इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा, उसमें शैल या विल नहीं दिखाई देना चाहिए। क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस होगा ना, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो V1 होता है या तो V5 होता है। तो क्या आपको शैल या विल दिखाई दिया, चलो देखो यहाँ पर विल दिखाई दिया, तो ये तो हमारा हो गया गड़बड़, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसलिए गलती कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। तो इसे सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, विल हटाना पड़ेगा, और इसको क्या करना, V5 के फॉर्म में लिखना है, तो कम को क्या लिखना पड़ेगा, कम्स लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखो आज यहाँ पर इस पॉइंट के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ये कंप्लीट हो गए। अब मैं क्या करूँगा ना, जब मैं लाइव आऊँगा तो स्पेशल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि प्रीवियस वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए, ठीक है। तो आप आशा करता हूं कि आप आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे यूजेस आपको समझ में आ गए। अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन आपको मज़ा तब आएगा जब आप क्वेश्चन बनाओगे तब। केवल एक बार वीडियो देख लेने से कोई भी चीज़ हम नहीं सीख पाएंगे, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने होंगे। अगर आपको PDF चाहिए टेंस का, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको मटेरियल चाहिए और PDF के फॉर्म में, है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से एडवांस टेंस में
मैं प्रत्येक वीडियो में अलग अलग टेंस के यूजेस के बारे में बताऊंगा। आज हम लोगों ने एडवांस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे यूजेस को कंप्लीट किया। उसके बाद मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस के भी बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए मैं सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना रखा हूं टेंस के लिए। ऑलरेडी हमारा 2 वीडियो पड़ा हुआ है ना, एक आपका बेसिक टेंस का और एक आपका टेंस को कैसे प्रैक्टिस करें। और आज जो हमारा एडवांस टेंस में पहला वीडियो है, तो आपको सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप बिल्कुल प्लेलिस्ट से चाहो तो सिस्टमेटिक भी देख सकते हो। तो ये चैनल बिल्कुल आपका अपना चैनल है। कभी भी आपको यहाँ पर अगर आप क्लासेस अटेंड करते हो, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो, तो आपको इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जेन्युइन चीज़ पढ़ाता हूँ और उतना ही पढ़ाता हूँ जितना एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इसका फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप क्वेश्चन लगाओगे, तब आपको लगेगा नहीं सर हमें ठीक कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस में एनडीए हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स का एक्स ग्रुप है या वाई ग्रुप है, एफकैट का आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि इंग्लिश का यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट तैयारी होता है। साथ ही साथ अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, और उसके बाद आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन है या फिर एसएससी सीपीओ के एग्जामिनेशन है, तो सभी के लिए मैं जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ सभी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, बस फ़र्क देखो इंग्लिश सभी में सेम है, बस फ़र्क है कि किसी में क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का होता है, किसी में इजी टू मॉडरेट होता है, या किसी में कोई टॉपिक पूछा जाता है, किसी में कोई टॉपिक नहीं पूछा जाता है, लेकिन इंग्लिश तो बाबू सेम है। तो अगर आपको कभी भी आपको क्या करना है, इंग्लिश की तैयारी करना है तो कंप्लीट तैयारी करना है, और इसमें आपको आधा अधूरा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा, बिल्कुल पूरा मिलेगा। ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं इसे पूरा करूँगा। कोई भी टॉपिक को मैं शुरू किया हूँ तो बिल्कुल मैं इसको पूरा करूँगा, ताकि आप भी जब आए ना हमारे चैनल से जुड़े तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। आधा अधूरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, केवल समय की बर्बादी होता है। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस आपको समझ में आए, मैं आपको ठीक से समझा पाया, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा और लाइव सेशन भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो लाइव सेशन में बिल्कुल आपको मौका मिलेगा आपका किसी भी तरीके का डाउट को फिक्स करने के लिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। नीचे मेरे फेसबुक में जो भी ग्रुप है, पेजेस है, उसके लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एडवांस टेंस के अगले एक नए वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।